जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज पूरे देश में बहुजन समाज बीच चौराहे पर खड़ा होकर ठगा ठगा महसूस कर रहा है। एक समय था कि जिस समय मानवर काशीराम आए थे, उस समय भी ये बहुजन समाज रोड पर खड़ा अकेला महसूस कर रहा था। तो मानवर काशीराम ने एक चिंगारी के तरह समाज को दिखे, जो समाज को उन्होंने नया दिशा दिया और यहाँ तक कि समाज को तैयार कर दिया कि वो राजपाट भी करने लगे। लेकिन आज माहौल क्या है कि पूरे देश में भी आप देख सकते हैं बहुजन समाज का क्या हालत है। राजनीति तो छोड़ो, सामाजिक स्तर पे भी हम आज एकदम बिखरे पड़े हैं और कोई हमारे अंदर जागरूकता नहीं है, एकता नहीं है कि हम अपनी मांग और अपनी बहन बेटी की इज्जत बचा सकें। तो आज मानवर काशीराम के साथ काम करने वाले मानवर प्रोफेसर अरुण कुमार जी से मैं विशेष बात करने के लिए आया था कि मानवर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम जी, सब साथियों को जय भीम। सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर, मैं जब देखता था तो मानवर काशीराम के जब मीटिंग होती थी तो आप पीछे वहाँ पर खड़े होकर के आप गाइड क्या कहते हैं, उनका सुरक्षा कवच की तरह आप खड़े रहते थे। तो आप अपना थोड़ा सफ़र बताएं कि कैसे साहब से आप जुड़े और अपना परिचय के साथ बताएंगे सर। वो कोई बात हम लिए साथियों, मेवालाल जी के थ्रू मैं आपको सबको जो मेरी बात को सुन रहे हैं या सुनेंगे, मैं बताना चाहता हूँ। जैसा इन्होंने बताया कि भाई ये कभी भी कोई प्रॉब्लम होता था तो ये काशीराम जी के पीछे एज ए सुरक्षा कवच टाइप से खड़े होते थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 78 में जब मैं उनके संपर्क में आया तो उसके बाद से 2 दिन का कैडर कैंप हमने 80 जनवरी फरवरी में अटेंड किया। उसके बाद फिर अम्बेडकर मेला ऑन व्हील में मेरा काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था, हिमाचल में ख़ास तौर से। तो तब से साहब मेरे को काफ़ी जिम्मेदारियां देते रहे और टीचर होने की वजह से, लेक्चरर होने की वजह से इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक बिजनेस स्टडीज़, उस समय वो CSI कहलाता था, कमर्शियल एंड सेक्रेटरियल इंस्टीट्यूट। आज उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक बिजनेस स्टडी, जो पूसा में गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का कॉलेज है। तो उसमें मैं लेक्चरर था। तो क्योंकि उनको शायद मेरे पर विश्वास होगा, इसलिए वो आमतौर पे काफ़ी जिम्मेदारियां देते थे, तो इसलिए मैं उनके आसपास रहता था। और दूसरी बात कि मैं लेक्चरर था कॉमर्स मैनेजमेंट का। 2012 में मैं उसी कॉलेज से प्रिंसिपल रिटायर हुआ हूँ। और जब साहब के साथ, काशीराम जी के साथ मैं मिला तो उस समय मैं PhD कर रहा था दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, तो वो सब छूट छाट गया। और उसके बाद फिर मैंने बीच में ही पार्ट टाइम लॉ कर लिया था। तो आज आई एम ए रजिस्टर्ड एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मानवर काशीराम के अंदर क्या दिखा कि जो आप उनसे जुड़े। ऐसे कि जब मैं पहली मीटिंग में बहुत इम्प्रेस हुआ, उसके बाद जो है 1-2 मीटिंग के बाद तो मैं बिल्कुल ही मैं उनका वो हो गया, बिल्कुल उनका मतलब उनके वेवलेंथ को, उनकी समझ को मैं एज इट इज़ जैसे वो बताते थे वैसे मेरे माइंड में जाता था। तो उन 2-4 बातें मेरे को याद हैं उनकी, जो बहुत प्रभावित किया। और ये जो ख़ास बातें हैं ये उस समय की हैं जब मेरे फादर ने मेरे को काशीराम जी की वजह से घर से निकाल दिया था। तो उन्होंने आपके पिता को भी निकाल दिया था? मेरे को निकाल दिया। अच्छा, आपको निकाल, पिताजी आपको निकाल। वो उन्होंने कहा था भाई तू PhD कर या फिर काशीराम के साथ टाइम ख़राब कर। तो मैं कहा नहीं, टाइम ख़राब नहीं कर रहा हूँ, तो वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ तक जो पहुँचे हैं तो वो पूरा बताया उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर, माता फुले के बारे में। तो मेरे फादर को समझ नहीं आया, तो उन्होंने कहा नहीं, या काशीराम के साथ जा या मेरे साथ रहे। तो वो गुस्से में थे ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं कल चला जाऊँगा। कहते नहीं, तू अभी तू निकल जा। तो मैं किताबें लेके निकल गया। फिर साहब ने अपने कमरे की चाबी दी। 8 BP हाउस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रहते थे उस समय। मैं 16 जून 1980 की बात बता रहा हूँ। तो 3 महीने में उनके कमरे में रहा। तो उससे जो असर पड़ा, तो उन्होंने 2-3 बातें मेरे को याद हैं। क्योंकि एक तो मेरा ये क्वेश्चन था कि ये, क्योंकि हम फादर मेरे रेलवे में थे, हम पंजाब के पटियाला शहर के नानके थे और दिल्ली में हम पले बड़े थे। दाँत के हमारे पुराने कभी जलंधर के होंगे, तो बहुत ज़्यादा कास्टिज्म तो नहीं देखी थी, लेकिन आस पड़ोस में हम जरूर सुनते थे कि भैया तो भी हैं, ये हैं, ये शेड्यूल कास्ट है। तो उस हिसाब से लेकिन बहुत ज़्यादा कास्ट नहीं देखी थी हमने।
तो फिर मैंने साहब से कहा कि साहब इसमें जो बामसेफ है इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी ही क्यों, तो गरीब तो दूसरे लोग भी हैं। फिर साहब ने समझाया कि SC ST OBC रिलीजियस माइनॉरिटी जो है ना, ये बहुत पहले से इनको शूद्र कहते थे और महात्मा फुले तक जो है शूद्र कहते थे। तो उसके बाद फिर जब बाबा साहब अम्बेडकर जब महात्मा फुले जी के मूवमेंट का असर हुआ तो इन्होंने शूद्रों को 2 भागों में डिवाइड करना शुरू किया। जब मैं यूँ करूँ ना तो आप रोक देना, आप बाद में एडिट करेंगे ना। हाँ, तो मेरे को इधर देखना है या आपकी तरफ देखना है? नहीं आप मेरे तरफ देखो। अच्छा, ठीक है। तो 1885 के बाद जब महात्मा फुले का मूवमेंट रंग दिखाने लगा तो हार्डकोर ब्राह्मण्स ने आर्य समाज का एक तरफ से स्टार्ट करके तो इन्होंने OBC को तोड़ा, जिसको उस समय शूद्राज कहते थे। तो बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको टचेबल शूद्राज कहा, अनटचेबल शूद्राज एंड टचेबल शूद्राज। हाँ, तो ये ज़्यादा शब्द बाबा साहब अम्बेडकर के टाइम पे आए। महात्मा फुले जी सिर्फ शूद्राज का ही शब्द ज़्यादातर इस्तेमाल किया उन्होंने। तो जब इनको डिवाइड करके इन्होंने ये बाद में 1922 में हिंदू महासभा बनाई बाबा साहब अम्बेडकर के असर को कम करने के लिए, या महात्मा फुले और ये सारे महापुरुषों का जो असर था उसको कम करने के लिए। तो पहले हिंदू महासभा बनाई 22 में, 1925 में इन्होंने 3 संगठन बनाए। किन्होंने सर? ये हार्डकोर ब्राह्मण्स ने, या ये मनुवादियों ने, हम कह सकते हैं हार्डकोर मनुवादी कह सकते हैं। तो ब्राह्मण में तो बहुत से रैशनल भी हो सकते हैं, इंसानियत हो सकती है, लेकिन हार्डकोर मनुवादी या ब्राह्मण्स। तो इन्होंने 3 और संगठन 1925 में बनाए और तीनों संगठन के जो हेड थे वो फर्स्ट जो हेड थे वो ब्राह्मण्स थे। पहला बनाया उन्होंने RSS, दूसरा बनाया उन्होंने अपना रशिया से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को लाए थे। तो डांगे उसका इंचार्ज था जो नमूदीपाद ब्राह्मण था, वो इंचार्ज था CPI का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और तीसरा उन्होंने बनाया ये सिखों को उन्होंने कास्ट अपग्रेडेशन करके, जो कि भाई तुम तो ऊंची जाति के, तुम इनसे चूड़े चमारों से कहाँ मिले, तो इस लाइन पे उनका माइंड वो करके तो उसके अंदर भी ब्राह्मण्स को उन्होंने, ये मास्टर तारा सिंह पहला वो था। जो तीसरा संगठन इन्होंने बनवाया वो था ये अपना गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गोल्डन टेम्पल, जिससे सारे पूरे वर्ल्ड के सिख गुरुद्वारे वगैरह या इनकी एक्टिविटी कंट्रोल होती है। तो ये 4 संगठन के थ्रू इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के असर को कम करने की कोशिश की। या आप यूँ कह सकते हैं कि महात्मा फुले, साहूजी महाराज, ईवे रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे महाराज जी और अपने बाबा साहब अम्बेडकर, तो इनका ये 6 लोगों का असर बहुत तेज़ी से दिख रहा था। इसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने 4 संगठन 1922 से 1925 तक बना के तो OBC को तोड़ा, जिसको आज हम अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हैं। तो उनके अंदर धर्म का अफीम डाली और उनको अंधविश्वास बनाया। तो फिर उन्होंने बताया साहब ने, हम क्वेश्चन आपका ये है कि भाई आप कैसे जुड़े? कैसे जुड़ने, क्या बात प्रभावित किया मेरे को? तो पहली बात ये प्रभावित किया तो उन्होंने मेरे को बताया कि जो SC ST OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी आज अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो इंडिया की प्रॉब्लम ही इनकी प्रॉब्लम है। जब मैं जुड़ा था उस समय बहुजन शब्द नहीं था, मैं 78 की बात कर रहा हूँ। तो SC ST OBC रिलीजियस माइनॉरिटी, ये जो सारे लोग हैं इनकी ही समस्या है सारी। कैसे? क्योंकि दे आर सोशली डिग्रेडेड। ये इन्हीं को हम क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि एक तो इनकी ही समस्या है सारी, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, सब इनकी समस्या है। फिर उन्होंने स्पेसिफिक रीजन बताए, कहते यही सारी कास्ट है जिनको सोशली डिग्रेडेड किया गया है, किसी को कम नीचा माना गया, किसी को ज़्यादा, किसी को और ज़्यादा। तो इसलिए इनका इकट्ठा होना ज़रूरी है। दूसरा, इनका अगर वो रिकॉर्ड देखें तो इन्हीं कास्टों में एजुकेशन नहीं है। तीसरा, कि यही ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। चौथा, यही वो लोग हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं। पांचवा, कि 99% जो लेबर वर्क फोर्स है पूरे इंडिया में, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे वो ओशन सी या वाटर के रिसोर्सेज हों, चाहे वो डेजर्ट हों, चाहे वो ये एग्रीकल्चर लैंड हो, जो लैंडलेस लेबर वगैरह, ये सारे 99% यही लोग हैं, यही जातियों के लोग हैं। तो इन्होंने जाति को, वर्ण व्यवस्था और जाति को फैलाकर इन्होंने हमें डिवाइड किया हुआ है। तो मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा सर, कि जैसे आर्य, अनार्य,
ये जी जी, सूर असुर, और जो देवासुर संग्राम हुआ था तो उसमें अमृत निकला था। तो उस अमृत के लिए राक्षस जो जाता तो उसको सर कलम कर दिया था। वो अमृत क्या चीज़ है कि वो आज के रूप में देखा जाए, क्या वो शिक्षा ही अमृत था, क्या क्या था वो? ऐसा कि जो मेरा स्टडी है या एक्सपीरियंस है, 50 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को, और स्टडी है, और मेरा अपना इंट्यूशन है, तो इसके हिसाब से जो ये देवासुर का जो संग्राम था ना, जो अमृत था, वो असल में जो भगवान बुद्ध की जो फिलॉसफी थी ना, उसका जो मेन चीज़ इनको समझ आ गई थी, जिसमें जो भगवान बुद्ध की जो फिलॉसफी है, जिससे सोने की चिड़िया बना था पूरा इंडिया, तो वो मेन फिलॉसफी इनको समझ आ गई थी। वो इनका एजुकेशन था। तो उस एजुकेशन को इन्होंने अपने कंट्रोल में किया। वो एजुकेशन क्या था? वो बुद्धिज़्म की जो फिलॉसफी थी, जो दुनिया आज साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ी है, वो सब बुद्धिज़्म फिलॉसफी से बढ़ी है। तो वो उस चीज़ को इन्होंने काबू करने के बाद फिर इन्होंने, मेरे को लगता है ये जो कहानियाँ बनाई हैं ना, फिर बाद में मनुस्मृति लिखवाई है कि शिक्षा नहीं देना, ये नहीं करना, तो ये मेन इनका वो था देवासुराश्रम संग्राम का। तो उसमें ब्राह्मण एक तरफ थे, उस समय जो है ना, ब्राह्मण एंड नॉन ब्राह्मण थे। तो ये जो अच्छा सर, इसमें भी एक चालाकी आप देखोगे कि जो रस्सी सांप को बनाया गया था, तो देवता लोग जो थे पूंछ की तरफ थे, और जो जिसको राक्षस कहा गया, ये शूद्र समाज कह लीजिए, वो मुंह की तरफ था। है ऐसा इनका खड़े उसमें भी था? हाँ, देखो ऐसा है कि ये तो एक ही एग्जाम्पल आपने दिया, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें इन्होंने पाखंड बनाकर, कहानियाँ बनाकर लोगों को मानसिक गुलाम बनाया। जी जी। क्योंकि इन्होंने देखा, अगर हमने लोगों को इनको कंट्रोल करना है, तो इनको हमेशा के लिए कंट्रोल करना है, तो एक तो शिक्षा छोड़कर, इनसे छीन कर इनको दिमागी तौर पे गुलाम बना दो। और उसका इन्होंने अरेंजमेंट किया कि जो आज त्यौहार देखते हैं, दिवाली, दशहरा, ये सारे जो है ना, जो बहुत से ज़्यादातर त्यौहार तो हमारे लोगों की विक्ट्री के त्यौहार थे, तो इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके तो इसको आर्यों की विक्ट्री के रूप में दिखाया। तो वही सिंबॉलिक, ये जो सांप का जो आप बता रहे हैं कि वो राक्षसों की तरफ, तो ये जो है ना, तो ये तरीके इनके डीमोरलाइज करके हमारे जो ओरिजिनल निवासी हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, इनको इनके हौसले तोड़ के रखो। तो ये कारण है। सर नेक्स्ट सवाल रहेगा कि जैसे पहले समाज को शिक्षा से वंचित कर दिया, तो बाबा साहब जब आए तो संविधान के तहत इनको शिक्षा दिया कि भाई सरकारी स्कूल में सब बच्चे पढ़ेंगे जाके। तो वो क्या है कि अब शिक्षा को वंचित करने के लिए अब वो शिक्षा को महंगा किया जा रहा है और प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, क्योंकि जो आम आदमी है तो सरकारी स्कूल में तो नाम लिखा लेगा, लेकिन प्राइवेट में तो पैसा इतना ज़्यादा है वो नाम नहीं लिखा पा। तो क्या ये षड्यंत्र है क्या शिक्षा को वंचित करने का? ये षड्यंत्र अभी से नहीं है, आज़ादी के बाद से है कि जो शिक्षा, जो आम स्कूलों में जो शिक्षा दी गई है, दी जा रही है, वो बच्चों को सिर्फ सेल्फिश बनाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। जबकि शिक्षा का मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, डेवलपमेंट ऑफ माइंड, द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप द माइंड, है इंटेलेक्ट डेवलप करना पर्पज होना चाहिए। तो इन्होंने उसके बाद से शिक्षा का पर्पज आम लोगों के लिए ऐसा रखा है, स्कीमें ऐसी बनाई हैं कि वो सिर्फ जॉब के लिए सोचें और वो बाकी नहीं सोचें, उनका माइंड ब्लॉक हो जाए और सिर्फ अपने अच्छे नंबर लेके, अच्छा वो करके अपनी जॉब ले लें और अपनी रोजी रोटी में मस्त हो जाए। सर मानवर काशीराम ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाया तो तथागत के जो विचार था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उस बात को उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाया। तो और लेकिन अब देख रहा हूँ कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जगह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जाए कहा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि बुद्ध ने भी कहा था सर्वजन हिताय सुखाय, ये कहाँ तक सत्य है? ये बिल्कुल गलत है, ये झूठ प्रचार है कि भगवान बुद्ध ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कहा था, क्योंकि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे भगवान बुद्ध। तो उनको ये मालूम था सोसाइटी के अंदर कुछ क्रिमिनल माइंडेड लोग भी होते हैं, तो उन सब का हित करने के लिए लग जाएंगे तो फिर किसी का हित नहीं होगा। इसलिए उन्होंने बहुजन सुखाय बहुजन हिताय कहा था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नहीं कहा था भगवान बुद्ध ने। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आज देखा जाए तो पूरे देश में नई नई पार्टियां बन रही हैं, नए नए संगठन बन रहे हैं,
तो इनको कैसे जोड़ा जाए, आपका कुछ इसमें आइडिया हो बताएं। ऐसा है कि 2003 में जब साहब बीमार पड़े और उसके बाद से हमारे जो मीडिया को एकदम जो क्रश किया गया, तो लोगों को पता है कि 2004 में जो मीडिया हाउस, बहुजन मीडिया हाउस नोएडा में सामने बना के गए थे, तो जैसे बीमार पड़े हैं तो उसको भेज दिया गया था। और उस समय तक 2004 तक हमारा जो है ना लगभग 7-8 भाषाओं में वीकली निकलते थे। इंग्लिश में मंथली निकलता था ऑपरेशन इंडियन, वो मतलब पहले निकलते थे। उसके बाद बहुजन संघ तक तो 2009 तक चला है, और उसके बाद ये बहुजन संदेश था, बहुजन नायक था मराठी का है, और इस टाइप से पूरे गुजराती का अखबार था, बंगाली भाषा में ये वीकली निकलता था। तो वो सारा एकदम पहला मनुवाद ने क्या किया कि इनके मीडिया को क्रश किया जाए, वो ख़त्म किया इन्होंने। दूसरा इन्होंने क्या किया कि जो सोशल रूट्स बनाए थे साहब ने उसको ख़त्म किया जाए। तो सोशल रूट्स को ख़त्म करने के लिए तो ये समझ लो 95 से शुरू हो गए थे जैसी हमारी सरकार बनी है। तो जितने साहब के मिशनरी लोग थे तो उनको हमारे ही लोगों के थ्रू उनको काटना शुरू कर दिया था समाज से, तो वो सोशल रूट्स ख़त्म होता चला गया था। लेकिन फिर भी साहब अपनी काबिलियत से वो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स को वो घुमाते रहे और सरकार भी बना के दिखाई, और उससे यूपी के अंदर रिजल्ट भी दिखाया उन्होंने। लेकिन 2003 में जब उनको घेरा गया, और ये ओपन सीक्रेट है, बहुत लोग जानते हैं, इसमें मेरे से ज़्यादा जो जानते हैं, प्रमोद कुरील जानता है जो वहीं पे रहते थे, और ये जीवन माला जानते हैं, एक मिन्हैया साहब अभी तो एक्सपायर हो गए। तो जब 2003 में साहब को अटैक पड़ा, वो हैदराबाद में थे, उनके वहीं पे थे। तो वो इन सब का जो ये बोल के गए हैं, कह के गए हैं, तो अगर आप देखेंगे तो साहब को मतलब वो अटैक नेचुरल नहीं था, मैं इतना ही कहूँगा। तो उसके बाद वो ऐसा सुना है मैंने, या लोग कहते हैं कि उनके खाने में कुछ मिलाया था जिससे उनका वो ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। तो उसके बाद फिर लेकिन वहाँ पे डॉक्टर चिरंजीवी थे, वो उनको ठीक ठाक कर रहे थे। तो वो जब लेकिन उन्होंने जब यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया सेंटर में, तो फिर यहाँ पे हमारे जो टॉप के उस समय देख रहे थे काम नाम, तो उन्होंने फिर साहब को यहाँ बुला लिया था। तो फिर बाकी कहानी तो ओपन सीक्रेट है, सब लोग जानते हैं। नहीं सर, मेरा सवाल ये था सर कि जैसे आज नई नई पार्टी बन रही हैं और बढ़ रही हैं, क्या वो जैसे साहब सबको एक साथ बैठाए थे, सबको जोड़े थे, जैसे मनुवादी में तो बहुत सारे पार्टियां हैं, लेकिन उनका एक जगह वोट पड़ता है, एक मत पड़ता है, तो समाज को कैसे जोड़ा जाए इसके बारे में थोड़ा बताएं। ऐसा है कि साहब को जोड़ने का तरीका, साहब ने कैसे जोड़ा, तो इसका एक तरीका था जो उन्होंने मेरे को 1981-82 में बताया था। एग्जाम्पल दे के मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने बताया कि 78-79 की बात है कि जय भगवान जी उनके पास आए, और जय भगवान जाटो, हाँ जाटव साहब, तो उनके पास आए, और क्योंकि साहब के टाइम पे भी हजारों संगठन थे, तो उन्होंने साहब से कहा कि मैंने 500 संगठनों को इकट्ठा कर लिया है। मैं एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ कि काशिम जी का क्या तरीका था इकट्ठा करने का। उन्होंने नेताओं को बुला के इकट्ठा करके इकट्ठा नहीं किया है, ऐसा नहीं करते थे वो, उनको मालूम है ये तरीका ही गलत है। तो वो आए जय भगवान जी, तो काशिम जी के पास कि ऐसे मैंने 500 संगठनों को इकट्ठा कर लिया है, और हम सब मिलजुल के जो आप काम कर रहे हैं जल्दी काम हो जाएगा, ये है वो भूमिका बांध के उनको। तो फिर साहब सुनते रहे, फिर कहते हैं चलो अच्छी बात है भाई। तो फिर उन्होंने कहा जय भगवान जी ने कि वो सारे लोग कह रहे हैं कि चीफ गेस्ट के लिए आपके नाम पर सहमत है कि आप उस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बने। तो काशिम जी एकदम चुप हो गए। कुछ सेकंड्स के बाद वो बोले कि मैं तो चीफ गेस्ट नहीं बनूंगा। तो वो कहते क्यों नहीं बनेंगे? तो फिर काशिम ने कुछ सोच के बोला कि भाई मैं इसलिए नहीं बनूंगा, वहाँ पे एकता नहीं होगी, वहाँ पे झगड़ा होगा, और प्रोग्राम 1 महीना बाद होना था। अब उसको गुस्सा आ गया जय भगवान को, नहीं आप नहीं चाहते, आप अपना अलग से आप हमसे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप एकता नहीं चाहते, वो नहीं है। तो उनका भाई साहब ने कहा कि भाई अगर एकता नहीं, समाज को नहीं जोड़ना चाहता तो मैं ज़िंदगी क्यों लगाता, 64-65 से लगाऊंगा, अब 79-78 की बात है। थोड़ा तेज थोड़ा बोलो, थोड़ा आवाज़। तो फिर साहब ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, कि जो मैंने कहा है, तो जय भगवान को गुस्सा आ गया। तो उसने कहा ठीक है आप चीफ गेस्ट नहीं बनो, लेकिन अगर आप हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए आना। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर दिल्ली में हुआ तो मैं आऊँगा, मैं तो घूमता रहता हूँ। तो
उसी समय फिर उन्होंने वो चला गया जय भगवान। फिर जब प्रोग्राम था तो साहब ज़्यादातर प्रोग्राम में अपने लोगों के प्रोग्राम में जाते थे और देखते थे, ये कोशिश करते थे आइडेंटिफाई करने की कि इनके अंदर ईमानदार जज्बा है, उनको फिर बाद में प्रोटेक्ट करते थे। तो वो पीछे बैठ कर देख लेते प्रोग्राम। अब 500 संगठन इकट्ठे होंगे तो इसका मतलब कि कम से कम 50 नहीं 50-60 तो भाषणबाज बात रखना चाहिए ना। तो 500 लोगों के संगठन में इकट्ठा करके आप काम कर रहे हैं तो अब वो मिलजुल कर 2-4-5 संगठन इकट्ठे होते कि मुंबई कब से ये बोलेगा मैं कोई तो 50-60 लोग होते हैं। जब साहब गाँव पहुँचे देखा तो स्टेज पर तो खचा भाषण चल रहा है, उसका सुन कर आधे पौने घंटे के बाद उस प्रोग्राम के बाद उसको माइक की छीना लगती है। जो साहब ने मीना पहले बताया था वही हुआ। वही हो गया। तो फिर अब वहाँ पे अपना तफरी मची तो वो जय भगवान स्टेज से देखे पीछे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। वो काश्याम जी के लोग इकट्ठे हो रहे थे। तो वो वहाँ जाके देखा कहते थे काश्याम जी थोड़ा सा वो तो लोगों ने कहा कि काश्याम जी बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। जय भगवान ने कहा सब आप ही बोले। कहते बोलने पर तो तुम लोग झगड़ा कर दो मेरे के साथ, मैं तो देखने के लिए आया हूँ। तो फिर उन्होंने मजबूर किया तो सामने 2 बातें कही जो मैं आंसर देना चाहता हूँ। नंबर 1 कि जो अध्यक्ष जिसको बनाया है, जो चीफ गेस्ट है, उसको बोलने का मौका मिले। और दूसरी जो ज़्यादा ज़रूरी है, अगर एकता करना चाहते हो तो सब लोग अपने अपने संगठन के हिसाब से अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और जो संगठन ज़्यादा काम कर लेगा तो जिसके पीछे ज़्यादा लोग लग जाएंगे ये प्रूफ होता है कि वो ठीक काम कर रहे हैं। जैसे 5 उंगलियाँ हैं, सबको पता है कि भाई ये उंगली सबसे बड़ी है, तो जिसके पीछे ज़्यादा लोग लग जाएंगे तो वो ठीक काम कर रहा है। अगर ये ईमानदार होंगे तो उसके पीछे लग जाएंगे, ईमानदार नहीं होंगे तो नेचुरल डेथ मर जाएंगे। तो ये तरीका था उनका। तो आज क्या है कि साहब के जाने के बाद ख़ासतौर से बहुत लोग ईमानदारी से भी काम कर रहे हैं, जोश में भी काम कर रहे हैं, नासमझी में भी काम कर रहे हैं, जुनून में भी काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि वो काशी राम जी के जो तरीके थे उनको समझते नहीं हैं, पूरा नहीं समझते। ज़्यादातर तो काम कम करते हैं, शोर ज़्यादा करते हैं। कि मैं आसानी से मैं आमतौर पे वो ऐसे इंटरव्यू नहीं देता हूँ। तो आप पुराने साथी हैं, पुराना मेरे को जानते हैं, इसलिए मैं अपनी बात रख रहा हूँ। तो लोगों को बहुत जल्दी नेता बनने का मुझे पूछने के ये था कि आप साहब से जुड़े हुए थे, लोग साहब के बारे में ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। मैं इसलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ। तो ये जो लोग जो इकट्ठे नहीं हो रहे हैं ना, तो सबके अंदर कोई ना कोई कमी है। सबसे बड़ी कमी तो उनकी पर्सनैलिटी की कमी है। किसी के अंदर ईगो बहुत है, किसी के अंदर गुस्सा बहुत है, किसी के अंदर जुनून बहुत है, अपनी धुन में लगे हुए हैं, उसका रिजल्ट क्या है कुछ नहीं पता उनको। तो हो क्या रहा है, इससे मनुवादी ज़्यादा सतर्क हो रहे हैं और हमारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। क्योंकि वो हमारे लोग तो बेचारे जो गुलिबल मैसेज जो अम्बेडकराइट गुलिबल मैसेज काशियाम जी कहते थे, जो भोले भाले सीधे साधे लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से थोड़ा बहुत आप लच्छीदार बातचीत करो, किसी के साथ भी लग जाते हैं। तो ऐसे लोग चाहते हैं कि सब लोग इकट्ठे हों, लेकिन उनके तरीके अलग अलग। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले में से कुछ लोग 86 में अलग हुए थे। ये फरवरी के महीने में चंडीगढ़ में कुछ लोग जो वामसद को लेकर अलग हुए थे, तो उनमें कुछ ऐसे अभी लोग उनके साथी या उनके चेले जो है ना अभी काम कर रहे हैं। तो भी तो इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि साहब से बोलना सीख लिया है, साहब से तरीके सीख लिए हैं, नॉलेज थोड़ी सी ले ली है। तो लोग अगर हम कोई आदमी हमें दुखी कर रहा है, हमारे गुलिबल मासिस का ये क्या नेचर है। अगर किसी हमारे भोले वाले साथियों को कोई दुखी कर रहा है तो वो या मार रहा है या कोई, तो वो जो मार रहा है उसका मुकाबला तो वो नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई आदमी खड़ा होकर उसको रोक दे और गाली गलौज करे, उनके अगेंस्ट बोले, तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो ये आजकल हो रहा है कि लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो मतलब बड़ी बड़ी बातें करते हैं बगैर प्लानिंग के। काशी आमी ने 20 साल उन्होंने सोशल रूट्स बनाया। 64-65 में नौकरी छोड़ के 80 तक उन्होंने पब्लिक प्रोग्राम नहीं किए थे। उन्होंने मीटिंग करते थे, लेकिन पहला पब्लिक प्रोग्राम अम्बेडकर मेला ऑन बिल 1980 अप्रैल को शुरू किया दिल्ली से और 7 स्टेट्स में। तो 15 साल की मेहनत के बाद वो पब्लिक में आए। आज क्या है कि वो साल तो छोड़ो, महीने तो छोड़ो, अपना एक बैठते हैं, पैड बनाते हैं और मैं ऑल इंडिया नेता हो गया। तो पार्टी बना लिया, संगठन बना लिया। ये सोशल संगठन भी है ऐसे। तो अब इसका इलाज क्या है? अब हम आते हैं, ये तो है गया, ये कारण है। तो मैंने बताया मेन कारण क्या है। एक तो नासमझी है,
खुदगर्जी है। तीसरा है कि उनमें ये अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, अपना कोई ना कोई हिडन ऑब्जेक्टिव है। चौथा क्या है कि वो जुनून में है, जुनून में काम कर रहे हैं, किसी की नहीं सुननी अपने हिसाब से, चाहे वो गड्ढे में जाए चाहे वो कहीं जाए। तो ये कारण है। अब ये कैसे ठीक होगा, तो इसकी मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो मेरा 72 साल में लग गया हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी पूरे इंडिया में 2012 में मैं रिटायर हुआ था, तो मैं एक कोलोब्रेशन की एक टीम बना रहा था, जिसमें खास तौर से यंग जो पढ़े लिखे जो यूथ है ना, जो अम्बेडकर काशीराम जी वादी। जब मैं काशीराम जी को मानने वाले लोग कहता हूँ तो वो इसका मतलब वो अम्बेडकर को ही मानते हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं। जो अम्बेडकर से लेके और भगवान बुद्ध तक जितने महापुरुष हैं उन सबको मानते हैं, वही काशीराम जी को मानते हैं या समझते हैं। जो कंपेयर करें अम्बेडकर या काशीराम में या कबीर में या रविदास में, ये सारे हमारे ही एक लाइन के महापुरुष हैं। तो ये जो लोग हैं ना, तो जो काशीराम जी को मानने वाले यूथ हैं, क्योंकि जो काशीराम जी ने काम किया वो पूरे इंडिया में बहुत पूरे इंडिया में चल रहा है। और जो उस टाइम के जो 90% लोग तो जो पुराने लोग थे वो तो 80 साल के ऊपर हो। मेरे जैसे तो मुश्किल से 10% थे। मैं और मायावती जी सबसे छोटे थे जब हमने 78 में ही ज्वाइन किया। तो जो 5 दिन का ट्रेनर कैडर कैंप हुआ था 3 फरवरी से 7 फरवरी, 5 दिन का ट्रेनिंग द ट्रेनर कैडर कैंप हुआ था 5 दिन का। उसमें 40 लोगों को सिलेक्ट किया था, उसमें मैं भी था, तो उसमें से 90% लोग तो स्वर्ग से डाल गए। तो हमारे जैसे कुछ लोग बच्चे हैं, तो मैं उस मिशन पे काम कर रहा हूँ। तो हमें सफलता मिल रही है। 12 में रिटायर होने के बाद पूरे इंडिया में 100 से ज़्यादा लोगों को, पुराने लोगों को 100 से ज़्यादा शहरों में जाके लोगों को कॉन्टेक्ट किया। और वो एक नेटवर्किंग होने के बाद अब इस साल से मैंने उसको कंसोलिडेट किया। तो कंसोलिडेट कैसे किया है कि पूरे इंडिया को 5 जोन में बांटा है। नॉर्थ वेस्ट जोन की हमने मीटिंग की, 2 दिन की मीटिंग करते हैं, जोनल मीटिंग। नॉर्थ वेस्ट जोन की मीटिंग हमने पंजाब में की, काशीराम जी के बर्थ प्लेस पे। उसको वो अपना बुंगा साहब रोपड़ डिस्ट्रिक्ट पंजाब में 27-28 मई को। तो उसको फोटोग्राफ वगैरह मैंने शायद आपको भेजे। और उसके बाद हमने दूसरी मीटिंग किया सेंट्रल जोन की नागपुर में। तो सेंट्रल जोन का नॉर्थ वेस्ट जोन का मीनिंग है लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली। तो ये सारे नॉर्थ वेस्ट जोन में आते हैं। तो वो हमने पंजाब में किया। सेंट्रल जोन में ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसकी हमने ये 5-6 अगस्त को नागपुर में किया था, 2 दिन। उसका साउथ जोन की मीटिंग हम अभी अक्टूबर में करके आए हैं, 7-8 अक्टूबर को। तो अपना गुलबर्गा में, ये बेंगलोर के पास। तो अब हमारी चौथा जोन जो है वो उसकी तैयारी चल रही है इस जोन की। तो उसका हम नॉर्थ जोन यूपी वाला जो है ये हम करेंगे। तो ये कंसोलिडेट कर रहे हैं और बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। बहुत यंग पढ़े लिखे लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये यंग लोग जो कि ये 50 से नीचे के, ये हमारे साथ बड़ी तेज़ी से जुड़ रहे हैं। और मेरे को बहुत उम्मीद है कि हम जल्दी जो है ना 2-4 साल के अंदर तो सोशल मूवमेंट उसी लेवल पे ले आएंगे जो काशीराम जी छोड़ के। सर मेरा वीडियो बड़ा हो रहा है तो मैं छोटे छोटे सवाल और 2-4 है बस। मैं अगला सवाल आपसे रहेगा सर कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, क्या ये जो है पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टी, क्या ये बहुजनों के हित के लिए हैं ये? भाई जो काशीराम जी को नहीं समझते हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं। काशीराम जी ने बार बार 80 से लेके और 90 के बीच में बहुत इंटरव्यू दिए हैं और रिकॉर्ड है मेरे पास कि ये सारी स्टेटस क्विस्ट पार्टी हैं। जैसा सिस्टम समाज चल रहा है चलने दो, बस जातिवादी के हिसाब से जैसा वर्ण व्यवस्था से हिसाब से चल रहा है, वोट चाहिए बस, सिर्फ वोट चाहिए। वो दे आर कंपेल्ड टू प्लीज द बहुजन समाज फॉर वोट। वाई? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलेक्शन कराना है। इलेक्शन कराना तो वोट चाहिए। तो बेवकूफ़ बना के उनके पास मनी, मीडिया और माफिया है, इन तीनों को यूज़ करके हमारे लोगों को इलेक्शन के टाइम पे यूज़ करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, डराते हैं, लालच देते हैं। ये 3 चीज़ें वो करते हैं और उससे वोट हासिल करके अपना वो राजपाट करते हैं। जब तक काशीराम जी थे वो हमारे लोगों को इतना जागृत कर लिया था, या इलेक्शन के टाइम पे इस टाइप से वो अपनी स्ट्रेटजी करते थे, हमारे लोग अवेकन होते थे। आज ऐसा कोई लीडर या टीम ऑफ लीडर नहीं है। नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा रहेगा सर कि अभी जुम्मे कुछ दिन हुआ केजरीवाल कैसे उभर गया कि पूरा बहुजन कोर्ट उसकी तरफ ट्रांसफ़र हो गया।
और यहाँ तक कि बीजेपी नाको चना चबा रही, बीजेपी उसको नहीं फीड कर पा रही है। तो इसके आप क्या यहाँ कमी बहुजन समाज के देख रहे हैं या उसकी योग्यता देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? वो ही इज ऑल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ आरएसएस। जब वो अलग से एक लंबा टॉपिक है और मैं कुछ वीडियो भेजूंगा आपको, तो उससे मटेरियल आप ले सकते हैं। तो आरएसएस ने इसको अन्ना हजारे को आगे करके इनको केजरीवाल को आगे किया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि बीजेपी आज नहीं तो कल जो है ना, हो सकता है कि ये कमज़ोर हो जाए। तो वो सेकंड टीम अपनी तैयार कर रही थी। तो बेसिकली दे आर ही प्रोडक्ट ऑफ आरएसएस। लेकिन ये कैसे जल्दी से वो हो गया, तो इसका मेन कारण है कि जो हमारे जो लोग काशी के तैयार किए हुए थे, दिल्ली से तैयार हुआ ना ये, तो दिल्ली में आप सर्वे करा लो, उन सीटों से जीता है जहाँ पे हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट के जो लोग थे, खासतौर से ईस्ट जमुना पार के जो लोग थे, तो वहाँ से इसकी मैक्सिमम सीटें आई थी। तो वो सारे ये मेरे द्वारा तैयार किए हुए काश्याम जी की गाइडेंस में, जब ईस्ट दिल्ली में 89 में इलेक्शन हुआ था, तो वो सारे खुदार लोग थे। तो वो इस समय जो मूवमेंट की, पॉलिटिकल मूवमेंट की जो गड़बड़ी हो रही है, तो इससे नाखुश होकर या लीडरशिप से खुंदक खा के वो टिल्ट किए हैं सबक सिखाने के लिए। हमारी जो मनुवादी लोगों के हाथों में जो हमारी लीडरशिप चली गई, उनको सबक सिखाने के लिए वो उनको वो खुंदक में है हमारे लोग। तो उनके इशारे से ही आगे बढ़ा है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा ये, ज़्यादा। एक लास्ट सवाल रहेगा सर। बीएसपी का ग्राफ धीरे धीरे कम होता जा रहा है दिल्ली विशेष स्तर में, कि यहाँ पर पहले 15% था, अब 0 पॉइंट कुछ रह गया है। तो इसके पीछे आप क्या लग रहा है कि वोट परसेंट कैसे कम हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? 15% नहीं, 16% था। 92 में जब कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ, 91 या 2 में, तो उस समय 16% वोट था दिल्ली में। और वो वोट जो था वो 80 से लेकर और 90 तक, 89 में जब हमारा 3 सीटें एमपी की जीत के आई हैं, वो जो मेहनत थी ना, तो उस सब का रिजल्ट था। तो वो जो रिजल्ट था आज कम क्यों हो गया, जो मैंने अभी आपको बता रहा हूँ कि क्या कि जो मनुवाद है ना, इसने ये जो भी इनके मानवतावादी आंदोलन शुरू होता है, उसको कैसे तोड़ना है, इसमें वो एक्सपर्ट हैं। कैसे तोड़ते हैं? जो मानवतावादी आंदोलन के लीडर्स होते हैं ना, उनमें देखते हैं कौन किसके अंदर क्या कमजोरी है। लोग कह रहे हैं कि मोदी की आंधी में ये सब हो गया। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे लोगों की कमजोरी है, हमारे लोगों की नासमझी है। जो इतने हम काशी राम जी ने पूरे इंडिया में इतना अवेकन किया था ना, हमारे नंबर 1 हमारे लोगों की नासमझी है। हमारे लोगों का जो सो कॉल्ड नेता हैं, उनकी लालच है। और बहुत से लोग डरे हुए हैं, क्योंकि लीडर्स काशीराम जी टाइप की लीडरशिप नहीं है, या कोई काशीराम जी टाइप से कोई टीम ऑफ लीडर्स अभी तक नहीं उभरी है। तो इसकी वजह से जो है ना, तो वो लोग इनके पीछे लग जाते हैं कि कांग्रेस का हाल उन्होंने पुराना देखा है। अब वो बीजेपी वाले ज़्यादा उस्ताद हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज ज़्यादा है आरएसएस के थ्रू, तो ये उनको ज़्यादा जल्दी बेवकूफ़ बना लेते हैं। और मनी, मीडिया और माफिया, ये तीनों यूज़ करते हैं ये। तो इसका इलाज काशीराम जी ने किया था, और काशीराम जी के तरीके से ही होगा, जिसका हमारी टीम, कोलैबोरेशन की जो टीम है, हम तैयारी कर रहे हैं। सर एक थोड़ा जिज्ञासा है, वो एक सवाल आ गया मेरे मन में कि जैसे काशीराम ने जब सामाजिक जागरूकता पैदा किया, तो चाहे आप राजभर देख लो, पटेल देख लो, यादव देख लो, यहाँ तक कि मुलायम सिंह भी जनता पार्टी में रहते थे। तो साहब के देन से तो सपा बनाया। तो ये जो जितने जातियाँ हैं, सब अपना एक एक जात की अपनी पार्टी बना रही हैं। और साहब कहते थे कि जो आप वोट टिकट मांगने कांग्रेस बीजेपी के पास क्यों जाते हो, अपना पार्टी तैयार करो। तो क्या ये जो नई नई पार्टियाँ बना रहे हैं जात के नाम पे, तो साहब का उसमें कुछ योगदान है? नहीं, ऐसा नहीं था। साहब इनको ये जो नेता नहीं मानते थे ना, क्योंकि जैसे अब मुलायम सिंह एकदम बहुजन समाज पार्टी में या काशीराम जी के साथ, सोनेलाल पटेल हुए, हाँ वो सब जानता हूँ उनको, वो तो सोनेलाल पटेल वगैरह तो छोटी बातें हैं। तो मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, ये सारे काशीराम जी से बहुत प्रभावित थे। लेकिन वो अपना इंडिपेंडेंट जो वर्चस्व को वो ख़त्म करके काशीराम जी के साथ नहीं लगना चाहते थे, इसलिए उनको उन्होंने राय दी थी। उनको राय दी थी कि भाई हम आपस में मिलजुल के काम करेंगे, लेकिन तुम अलग रहना चाहते हो, अलग रह के काम करो। लेकिन इसका वो लोग जो है ना, काशीराम जी का गलत मतलब समझते हैं कि सब लोग अपनी अपनी कास्ट की पार्टी बनाएं। ये तो मनुवादी तरीका है ना, ब्लैकमेल करने, ट्विस्ट करने का।
जो हमारे लोग ट्रैप में आ जाते हैं। तो भाई हमें देखो, अगर बीएसपी कमज़ोर हुई है तो मिशनरी लोगों को इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ताकत खड़ी करनी चाहिए थी, बजाय किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ जाने या कांग्रेस के साथ जाना या आम आदमी पार्टी के साथ जाना, इधर जाने। तो उसके लिए वो उतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तुम इंडिपेंडेंटली अपना काम करो, और पॉलिटिक्स में अगर इंटरेस्ट हो तो इंडिपेंडेंटली खड़े हो, और काम करोगे तो आज नहीं तो कल जीतोगे। तुम नहीं जीतोगे, तुम्हारे बच्चे जीतेंगे। तो ये सोच नहीं है। तो लोग क्या करते हैं कि जिस पार्टी से जल्दी से हम कॉर्पोरेटर बन जाए, एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, मंत्री बन जाए, तो उस तरह भागते हैं। अब जैसे हमारे ये दोस्त हैं, ये आरपी गौतम साहब, आरपी गौतम जब जो मिनिस्टर रहे हैं आम आदमी पार्टी में, तो ये बहुत बढ़िया आदमी है, बड़ा संघर्ष। राजेंद्र पाल गौतम। हाँ, राजेंद्र पाल गौतम दोस्त है हमारे। तो लेकिन क्या है कि इनको बहुत जल्दी थी उसमें आने के लिए, अभी इतना मेहनत कर रहे हैं तो लेकिन फिर भी इनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो कि इनको मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इनकी शुरू की जो वो था ना कि जल्दी से आम आदमी पार्टी में आगे मैं मंत्री या बन जाऊँ या मैं एमएलए बन जाऊँ, तो वो लोगों के दिमाग में रहता है। तो चाहे अभी कितना भी दूध के धुले हैं, लोग आज लोगों को विश्वास नहीं है उन लोगों पे जो कहीं पे भी जाए उसी तरह आज है। कितनी मेहनत की, कितना अच्छा ऑर्गेनाइजर है, इंटेलेक्चुअल है, लेकिन जैसी बीजेपी में गया अभी लगभग ख़त्म है। ठीक है ना जी, धन्यवाद सर, आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा सर। लास्ट मेरे बहुजन समय चैनल के बारे में 2 शब्द जरूर कहें सर। देखो, ऐसा है कि मैं तो मेवालाल जी को जब ये बहुत यंग थे, अब उस समय से जानता हूँ, और ये मिशनरी एक्टिविस्ट हैं और सुलझे हुए हैं। तो मेरी सबसे जो मिशनरी साथी हैं ख़ास तौर से उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसको मैं अभी तो ये फर्स्ट टाइम इन्होंने आए हैं मेरे पास, तो जब भी टाइम लगेगा मैं और भी बातें रखूँगा। धन्यवाद सर। ये थे मानवर अरुण कुमार जी, चौधरी अरुण कुमार जी। आप इनके विचारों से कितना प्रभावित हुए हैं और हमारा प्रयास कैसा आपको लगा? यदि हमारा काम आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमें काम और आगे बढ़ाने के लिए हमारे आर्थिक भी मदद कर सकते हैं। जय भीम, जय भारत, दिल्ली।